हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हमारे साथ में है आंचल एंड इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है महाराष्ट्र सेट। तो लेट्स नो है प्रिपरेशन जर्नी। अगर आपको सेट एग्जाम देना है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है। इन्होंने एक और एग्जाम क्वालिफाई की है और एक बहुत जल्द क्वालिफाई करने वाले हैं। तो लेट्स नो कि किस तरीके से आप एक प्रिपरेशन से मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय आंचल, हाउ आर यू डूइंग? फाइन मैम, थैंक यू। ओके, ग्रेट। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या स्कोर रहा है आपका इस रिजल्ट में। मैम मैंने सुना नहीं था, आप फिर से मैं बोलिए। आपको पूछ रही हूँ कि आपने महाराष्ट्र सेट में क्या स्कोर किया है, मार्क्स याद है आपको? हाँ मैम, मैंने टोटल मेरा 160 मार्क्स थे और लाइक पेपर 2 में 114 थे और हम्म। पेपर फर्स्ट में 46 थे। ओके, वंडरफुल। और आपने मुझे बताया था कि आपने एक और एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो प्लीज़ बताइए उसके बारे में कुछ। मैम मैंने गेट 23 का 24 का बायोटेक से क्वालिफाई किया है हम्म। विथ रैंक 1044। ओके, वंडरफुल। और व्हाट अबाउट सीएसआर नेट? आई थिंक उसी को हम सब टारगेट करते हैं, उसके उसमें क्या अपडेट है? मैम मैंने अभी जुलाई का 26 जुलाई का सीएसआर नेट का लाइफ साइंस से पेपर दिया है। तो ओवरऑल पेपर हम्म। थोड़ा मुझे अप्लाइड बेसिस पे लगा, लेकिन अच्छा गया। ओके, वंडरफुल। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं थोड़े से सेट के प्रिपरेशन की। सेट के बच्चों को मुझे लगता है कि पार्ट बी काफ़ी हद तक उनको आता है, बट पार्ट ए में बहुत बार बच्चे अटक जाते हैं। तो बताइए कि पार्ट ए को कैसे टारगेट किया जाए, आपने कैसे प्रिपेयर किया था पार्ट ए के लिए? मैम उस हिसाब से मतलब मेरा थोड़ा एप्टीट्यूड अच्छा है, पहले से ही मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे। उसमें मुझे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगा और दूसरे कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जैसे एजुकेशन बेसिस और एनवायरनमेंट से। हम्म। तो एमएससी में बॉटनी और सब्जेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था और सेट के कुछ 10-15 दिन पहले आईएफएस पुणे में मतलब क्लासेस भी लिए थे हमारे ओके। 1-1 2-2 घंटे के रोज़। जी। तो उस सब में मेरा पार्ट एक कवर हो गया था। ओके, वंडरफुल। तो पार्ट ए की आपने प्रिपरेशन की थी, आपको लगता है कि बिना तैयारी के पार्ट ए निकाल सकता है कोई स्टूडेंट? मैम 20 टू 30 मार्क्स तो आ सकते हैं, लेकिन 30 के ऊपर जाना होगा तो करना पड़ेगा, मतलब बिना किए नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा मैसेज है, डोंट अंडर एस्टिमेट पार्ट ए। हमको लगता है यार क्या है, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, कर लेंगे, बट प्रैक्टिस और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं ना, थोड़े बहुत वहाँ पे लैग कर सकते हो। तो मेक श्योर कि पार्ट ए को भी आप ध्यान से प्रिपेयर करें। बात करते हैं पार्ट बी की। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में किया था। मैम मेरा मास्टर बॉटनी से हुआ है। ओके। तो मुझे लगता है कि आपने प्लांट फिजियो के टॉपिक्स पिक किए होंगे, बताइए कौन कौन से टॉपिक्स आपने टारगेट किए थे अगर मैं 13 यूनिट के सिलेबस की बात करूं। मैम मेरे टारगेट्स मतलब बॉटनी प्लांट था लेकिन टॉप पे नहीं था। अ, हम्म। मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स मतलब सेल, मोल बायोलॉजी और हम्म। बायोकेमिस्ट्री, हम्म। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी ये था। ओके। इस हाँ। अच्छा। तो यूजुअली बॉटनी के बच्चे हैं जो एनिमल को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो कैसे आपको लगा यार एनिमल इजी हो जाएगा? मैम एनिमल तो मैंने दादा सर से पढ़ा, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया था और मतलब जब भी मैंने पहली बार ही जब पढ़ा, तो हम्म। मुझे ज़्यादा रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं लगी और मतलब बहुत ईज़िली समझ आ गया और मुझे लगता है प्लांट से सिंपल और ईज़ी एनिमल है क्योंकि सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी है, ओके। बाकी का नहीं है। ओके, वंडरफुल। आई थिंक आपका जो पूरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल कुडोस टू दादा सर जिन्होंने आपकी इतनी हेल्प की है इन दी एनिमल प्रिपरेशन, एनिमल फिजियोलॉजी। अगर हम बात करते हैं सेट एग्जामिनेशन की, तो कितने यूनिट्स पढ़ना सफिशिएंट होगा टू क्वालिफाई द सेट एग्जाम, क्या लगता है आपको? मैम 8-9 यूनिट तो पूरे करने होंगे, हम्म। बाकी 3-4 यूनिट पार्शियली कर सकते हैं, लेकिन हम्म। 8-9 यूनिट पूरे करने होंगे। ओके। और कौन सा यूनिट आपका फेवरेट था, आपको बहुत मजा आता था इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की? मैम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। एंड कोई टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता था? डिफिकल्ट तो नहीं लगा, लेकिन इम्यूनोलॉजी की कुछ चीज़ें मुझे मतलब कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहती। ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं था। ओके। तो देखा जाए तो सिलेबस तो वैसे भी इतना वास्ट है हमारा, जिसमें काफ़ी कुछ है जो आपको सिर्फ याद रखना पड़ता है। हुँ, एंटीबायोटिक्स का नाम हो सकते हैं, इनहिबिटर्स हो सकते हैं, आपको लर्न करना पड़ता है। तो बताओगे हाँ। आप थोड़ा कि बच्चे कैसे चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं? कुछ मेमोराइजिंग के टिप्स आप दे सकते हो?
मैम पहली चीज़ तो ये है कि सभी एक ही टाइम पे मत पढ़ो, मतलब जो मेमोराइज़ करने की चीज़ें हैं, हुँ, हम एक ही टाइम पे पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट बना लेते हैं और वही पढ़ते हैं। हुँ, तो हुँ, वैसे तो मेरे हिसाब से वो नहीं होता मेमोराइज़। रोज़ थोड़ा-थोड़ा एक-एक चार्ट पढ़ते जाओ हुँ, हुँ। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो वो ओके, ज़्यादा आसान रहेगा याद करने के लिए। ओके वंडरफुल। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखें कि कंप्लेन नहीं करना है कि सिलेबस बहुत सारा है, कैसे हो पाएगा। छोटे-छोटे आप अपने लिए स्मॉल टारगेट्स बना के रखो, तो प्रिपेयर करते चलो एंड देन यू विल। एंड बताइए आपको आपने जब रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन था? आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर नर्वस थे बहुत ज़्यादा? व्हाट वाज़ योर एक्सपेक्टेशन? मैम मतलब एक्सपेक्टेड तो था कि हो ही जाएगा, हुँ, लेकिन थोड़ा मैंने फर्स्ट पेपर में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी टाइम मैनेजमेंट की वज़ह से। मुझे पता नहीं था कि 1 घंटे में वो पेपर ले लेंगे। तो ओके, मैंने वो 3 घंटे उस हिसाब से प्लान नहीं किए थे, तो वो अच्छा, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया था मेरे लिए। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको बच्चों को थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट ए को कितने टाइम में करना होता है, पार्ट बी को कितने टाइम में करना मैम 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है ठीक एमएस-सेट है, का, उसमें से ठीक 1 है। घंटा वो पहले पेपर फर्स्ट देंगे आपको, हुँ, हुँ। फिर बाकी के 2 घंटे पेपर सेकंड देंगे और पहला पेपर 1 घंटे बाद आपसे वो वापस ले लेंगे आंसर और शीट ले उसके लेते बाद हैं। हाँ, हाँ, आंसर शीट ले लेते हैं, जी, उसके बाद आपको आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद वो आपको पेपर सेकंड देंगे और जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर सेकंड को आपको टाइम सफिशिएंट रहेगा, हुँ, हुँ। मतलब 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन पार्ट ए थोड़ा कैलकुलेटिव होता है तो आपको टाइम मैनेज टाइम करना लगे। पड़ेगा उसके लिए। ओके। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। बच्चों प्लीज़ याद रखें, ये माइंडसेट के साथ मत जाना कि हमको दोनों पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है। आपको जो पेपर 1 है आपको 1 घंटे में ही सॉल्व करना है। बिल्कुल सही बात बताई है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स नॉट डिफिकल्ट बट हाँ, यूजुअली जो इसको आप नहीं पढ़ते हो ज़्यादा, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीआई ईज़ी होते हैं बट कैलकुलेटिव होते हैं। तो आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसको 1 घंटे में भी अच्छे से कर सकते हो और टाइम को बिल्कुल देखते हुए चलना। पार्ट है थोड़ा-सा वॉच भागता है, आपको थोड़ा पीछे भागना पड़ता है। बीएन आपका जो सेकंड पार्ट रहेगा सॉरी, उसमें तो फिर आप आराम से कर सकते हो बिकॉज़ क्वेश्चंस काफ़ी हमारे वन लाइनर्स होते हैं, तो आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ेगा। बच्चे बात करते हैं सेट के एग्ज़ाम पैटर्न की। नेट के एग्ज़ाम पैटर्न में तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, सेट के एग्ज़ाम में थोड़े सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं, बट सारे हाँ, मेमोरी बेस्ड होते हैं मोस्टली अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की हाँ। प्रैक्टिस कैसे करें, कितनी करें डेली बेसिस पे? मैम सेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करनी है तो सीएसआईआर के पार्ट बी से कर सकते हैं। है? उसके अलावा सेट की एक बुक भी आती है आईएफएस की, हुँ, उससे भी हुँ, कर सकते हैं हुँ। और उससे ज़्यादा मतलब मैटर जितना हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना होगा, क्योंकि मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो जितना पढ़ा हुआ रहेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। ओके। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी हो सके बच्चे प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि जितना आपको नॉलेज मिलेगा उतना ही आपका भी कंटेंट बिल्ड होते रहेगा एंड आपको ये कभी ना कभी डेफिनेटली काम आएगा। आइडिया लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी के बच्चों को ना मैथ्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, इस वजह से बायोकेमिस्ट्री बहुत बार उनको पसंद नहीं आता है। तो आपका क्या टेक था बायोकेमिस्ट्री पे? आपने कैसे पढ़ाई की बायोकेमिस्ट्री? मैम मैंने बायोकेमिस्ट्री केसी सर से ही पढ़ा था, हुँ, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। पहले 1-2 मतलब जब मैंने दिसंबर का दिया था नेट का, तो मैंने स्किप किया था बायोकेमिस्ट्री क्योंकि जस्ट हुआ था और रिवीजन भी नहीं हुए थे। ओके। तो बायोकेमिस्ट्री तो 3-4 रिवीजन के बिना तो समझ नहीं आती है। हुँ, तो फिर ओके। उसके बाद जो दिसंबर के बाद टाइम मिला 5-6 महीने, हाँ। तो तभी मैंने रिवीजन मारे तो फिर अच्छा लगने लगा, फिर समझ में भी आने लगी चीज़ें, इंटरेस्टिंग भी लगने लगी। हुँ, हुँ। तो फिर इस अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से किया था बायोकेमिस्ट्री। ओके, वंडरफुल। एंड अगर हम बात करते हैं हमारे सेट के एग्जामिनेशन की, तो एग्ज़ाम सेंटर में बहुत प्रेशराइज़ तो नहीं, पर हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उतना प्रेशराइज़ फ़ील नहीं होता है, बट क्योंकि सिलेक्शन है, इतनी पढ़ाई की है, तो एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, आप क्या करते थे? मैम मैंने एग्ज़ाम प्रेशर मतलब रिज़ल्ट के बारे में सोचा ही नहीं था कि मतलब क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, क्योंकि मैं हुँ, पुणे में भी जब आई थी तो मेरा एक ही था कि बस मैं यहाँ से एक एग्ज़ाम निकाल के चली जाऊँ। इतना मतलब सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक भी मतलब नेट का भी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करूँगी। ओके, तो इस हिसाब से मतलब घरवालों का भी था कि पढ़ाई तो हुई की है अभी तक, अभी 3 घंटे में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो रिज़ल्ट मत एक्सपेक्ट करो और सीधे पेपर सॉल्व करो, अपने 100% दो, तो हो जाएगा।
बिल्कुल, आप अपना 100% दीजिए, रिज़ल्ट आपको ऑटोमैटिकली मिलेगा। हम कहीं कम रह गए बाद में, हमें वो गिल्ट नहीं चाहिए। तो प्लीज़ बच्चे ध्यान रखें, अपना 100% आपको देना है। एंड बताइए आप किस-किस को सक्सेस डेडिकेट करते हो? कौन-कौन आपके साथ इस जर्नी में रहा है? मैम सबसे पहले तो मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे वहाँ पे कोचिंग के लिए भेजा। उसके बाद आईएलटीएस के बिना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने मतलब बाकी कुछ सोर्सेज़ सुने भी नहीं थे, सिर्फ़ आईएफएस के बारे में ही सुना था। तो फिर एक ही टारगेट था कि आईएफएस जाना है, तो फिर वहाँ पे जा जा पाई, मैं रह पाई, कर पाई ऑफ़लाइन क्लासेस वो सब। और आईएफएस के जो सर थे मतलब दादा सर, लालजी सर, उसके अलावा नए भी 2-3 सर आए थे। तो उन्होंने भी मतलब बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ हमें पढ़ाया और कभी मतलब डिमोटिवेटेड फ़ील नहीं होने दिया। तो मतलब दिसंबर का भी मेरा फ़ेल गया अटेम्प्ट, तो भी फिर भी मैं 6 महीने और उसी मतलब एनर्जीज़ के साथ फिर से कर पाई वो। वंडरफुल। थोड़ा बता सकते हो आईएफएस ऑफलाइन की जर्नी के बारे में? कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हुँ, एक जो हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, हम लोग तो मैं भी फिर भी तो महाराष्ट्र से थी, लेकिन बहुत से बच्चे आ गए थे वेस्ट बंगाल और हुँ, ओडिशा, बहुत दूर-दूर से थे। उनके लिए जी। तो बहुत ही डिफरेंट रहता है वहाँ पे रहने के लिए। हुँ, तो अगर वो मतलब वहाँ पे कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र के बच्चे तो मतलब आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। और मैं प्रेफ़र मतलब ऑफ़लाइन किया था मैंने, ऑनलाइन हुँ, नहीं किया था। मतलब सोचा था मैंने एमएससी में कोर्स ले लूँ ऑनलाइन, लेकिन हुँ, मैंने नहीं किया वैसा, क्योंकि थोड़ा डिफ़रेंस आता है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में, तो वो मैंने ज़्यादा प्रेफ़र किया। ओके, वंडरफुल। सो बहुत मज़ा आया डियर आपसे बात करके। वंस अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस सक्सेस। मुझे बताइए आपका फ्यूचर गोल क्या है? क्या करना चाहते हो आप आगे? अभी फ़िलहाल मुझे तो टीचिंग में जाना है। अभी तो सोचा नहीं है ऐसा कुछ, टारगेटेड नहीं है। लेकिन पीएससी वगैरह का कुछ एग्ज़ाम दूँगी, उसके बाद मतलब अभी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ मैं, रिज़ल्ट के बाद ही कुछ एक प्लान लेके चलूँगी फिर आगे। ओके। एंड जो बच्चे अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, शायद आपके जो जूनियर्स हैं, जो भी शायद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ऑफ़लाइन में, ऑनलाइन में, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अभी? मैम अगर जो अभी एमएससी में हैं तो आप अभी मतलब थोड़ा रोज़ के 2-3 घंटे देकर भी अगर स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कुछ डिफ़िकल्ट यूनिट हो गए, जो कि मतलब आप कितना भी उनको टाइम लगता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया। आप मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा महीना दे दोगे तो आपको आ जाएगी, उसको टाइम लगता है, हुँ, मतलब हुँ। टाइम के साथ वो समझ आता है आपको। तो वो ऐसे कुछ यूनिट्स आप अभी से स्टार्ट कर दो, अगर हुँ, हुँ। जो बच्चे एनिमल्स से कर रहे हैं एमएससी, तो उनको प्लांट भी अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक में टाइम लगता है। और जिनका अगर हो गया है तो उनको फिर पूरा अपना मतलब बाकी सब चीज़ों मतलब जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, डिमोटिवेशन आएगा वो अलग से। तो पूरा अगर दे सकते हो तो पूरा टाइम देके, मैक्सिमम आपको 6 से 8 महीने लगेंगे पढ़ने के लिए, तो हुँ, उतना हुँ। देके कर लो तो हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कभी हुआ था कि आप थोड़े डीमोटिवेटेड हुए हो, डिप्रेस हुए हो? कभी आया था ऐसा कोई फेज़? यस मैम, मतलब जब सेट का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मतलब 2-3 महीने ही बचे थे, तो मतलब मन भी नहीं लग रहा था और फिर वो दिसंबर का भी सब याद आ रहा था कि मतलब हुआ नहीं हुआ। और एक चीज़ ये भी होती है कि कितना भी पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएँगे, कौन से ट्विस्ट के साथ आएँगे, ये कह नहीं सकते। तो फिर मन नहीं लग रहा था, फिर मैंने लालजी सर से भी बात की थी। उन्होंने कुछ टाइम कैसे दिन भर पढ़ना है, मतलब खुद को कैसे उतने घंटे बैठना है, वो सब कुछ बताया था मुझे। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें से आपके 3-4 घंटे कैसे चले जाएँगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ओके। तो कर लोगे। तो आई थिंक बिल्कुल आप किसी टीचर से बात कर सकते हो। आप थोड़ा अपने माइंड को डाइवर्ट करें प्रैक्टिस क्वेश्चन करके जैसा आपने बताया है। बढ़िया। तो मज़ा आया डियर आपसे बात करके एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मुझे उम्मीद है हम बहुत जल्दी मिलेंगे फॉर द सीएसआई नेट क्योंकि उम्मीद करी मैं आप क्वालिफाई कर लोगे। क्या एम है? क्या चाहिए? एलएस, जेआरएफ, क्या रैंक? अभी मैम मतलब कुछ कह नहीं सकते, मेरे मार्क्स मतलब बता नहीं पा रहे कि क्या होगा, लेकिन हो जाएगा, दोनों में से बट एक तो हो आपने जो जाएगा। बोला है कि पेपर अच्छा गया बिकॉज़ बहुत बच्चों ने बोला था कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था। जब हमने भी देखा पेपर तो क्वेश्चंस ढूँढने पे मिल सकते थे,
इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ पैटर्न थोड़ा चेंज लगा हमको भी। हाँ आपको मैम। क्या लगा सीएससी जैसे नेट कि एग्जाम का? जी। जैसे कि अगर मैं दिसंबर का और इस जून का कंपेयर करूँ तो पैटर्न तो मतलब 100% अलग ही था, क्योंकि हम्म। वहाँ पे ऐसे थोड़ा थियोरेटिकल मतलब अप्लाइड और रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन कम थे दिसंबर के इसमें, और इसमें ज़्यादा थे। ज्यादा। और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका अलग था, जो कि पीवाईक्यूज में वैसे क्वेश्चन थोड़े कम थे। मतलब अभी तक बहुत थोड़े कम पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन। ओके, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक बच्चों ने बहुत कुछ सीखा हुआ होगा आपसे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, कीप स्टडिंग। आपको बस अपना 100% देना है। जैसे कि बताया है आंचल ने कि एग्जाम में अपने को काम कैसे रखे, तो रिजल्ट की चिंता ना करें, क्योंकि हमेशा हमको डर ये होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, 6 महीने की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, रिजल्ट क्या आएगा। उस स्ट्रेस में हम बहुत बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बेटर। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपना प्रिपरेशन करते रहे, एंड यू विल गेट योर सिलेक्शन बाय योर ओन हार्ड वर्क। सी यू ऑल सून बच्चों, हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्न। थैंक यू।